सो डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अपना वैल्यू डिराइव करता है किसी अंडरलाइंग एसेट के परफॉर्मेंस से, जैसा कि स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी या इंडेक्स। दोस्तों डेरिवेटिव का यूज़ किया जाता है इन्वेस्टर के द्वारा, कंपनीज के द्वारा, ताकि वो पोटेंशियल लॉस को हेज कर सकें। मान लीजिए मार्केट में कोई चेंज आया, उसके कारण जो रिस्क है उसको हेज कर सकें। जैसे फार्मर किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकता है, वो प्राइस को लॉक कर सकता है किसी क्रॉप का इससे पहले कि वो हार्वेस्ट हो, जिस कारण से जो प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क है उससे वो बच सकता है, राइट। तो और दूसरी तरफ से दोस्तों ट्रेडर भी डेरिवेटिव को यूज़ कर सकते हैं, किसी फ्यूचर डिसीजन को स्पेकुलेट कर सकते हैं मार्केट का और पोटेंशियली प्रॉफिट कमा सकते हैं प्राइस फ्लक्चुएशन से। तो ये सभी डेरिवेटिव्स के यूज हैं। दोस्तों बताया जा रहा है ओवर द काउंटर, ठीक है, OTC के बारे में बताया जा रहा है। डेरिवेटिव है OTC डेरिवेटिव दोस्तों प्राइवेटली नेगोशिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जैसे ब्लैंक और क्लाइंट के बीच में। OTC डेरिवेटिव का एग्जांपल है दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और स्वैप। मैं सब के बारे में आगे बताऊंगा, अभी बस सुनते जाइए आप। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि ट्रेड होता है किसी एक्सचेंज में, जैसे कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो एग्जांपल मैं बताऊँ एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का, वो फ्यूचर है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। इसके अंदर फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप सब आता है। मैं इसको आगे बताऊंगा फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, पूरा टॉपिक ही इस पर डिस्कशन होगा। दोस्तों RBI डिफाइन करती है डेरिवेटिव को एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू डिराइव होता है किसी अंडरलाइंग एसेट से, जो कि रिक्वायर करता है लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर जो है पोटेंशियली लार्ज प्रॉफिट ले सकते हैं या लॉसेस ले सकते हैं विथ रिलेटिवली स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक स्मॉल प्रीमियम चाहिए जिसको अपफ्रंट पे करना है, लेकिन जो पोटेंशियल प्रॉफिट या लॉस है वो ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग एसेट परफॉर्मेंस। तो RBI डिफाइन करती है डेरिवेटिव को एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू डिराइव होता है किसी अंडरलाइंग एसेट से और इसमें लिटिल इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब दोस्तों इन्वेस्टर हैं वो लार्ज प्रॉफिट कमा सकते हैं या लॉसेस कमा सकते हैं, लॉसेस हो सकता है उनको रिलेटिव स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ। जैसे मान लीजिए कोई ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें स्मॉल प्रीमियम चाहिए अपफ्रंट, लेकिन जो पोटेंशियल प्रॉफिट या लॉस हो सकता है बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। दोस्तों फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आइए देखते हैं क्या बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव सिक्योरिटी एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू डिराइव होता है अंडरलाइंग एसेट से, जैसा कि स्टॉक, कमोडिटी, इंटरेस्ट रेट। जैसे कॉल ऑप्शन है किसी स्टॉक पे, वो बायर को राइट देता है कि वो स्टॉक को खरीद सके किसी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जो कि अंडरलाइंग स्टॉक प्राइस से डिराइव होता है। फिर दोस्तों आइए डेरिवेटिव के बारे में और पॉइंट्स देखते हैं। लेट्स डिस्कस सम मोर पॉइंट्स रिगार्डिंग डेरिवेटिव। दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडिया में डेरिवेटिव को रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट यानी SCRE के द्वारा। ये 1956 का एक्ट है जो कि डेरिवेटिव को डिफाइन करता है। SCRE कैसे डिराइव करता है डेरिवेटिव को, देखिए ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है एक एग्रीमेंट जिसका वैल्यू डिराइव होता है एक अंडरलाइंग एसेट से। मतलब दोस्तों एक कोई भी ऐसा फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट जो कि अपने वैल्यू डिराइव कर रहा है किसी अंडरलाइंग एसेट से, वो डेफिनेशन में आता है। सो हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव इन डिटेल। दोस्तों ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आप गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। ये दोस्तों प्री हिस्टोरिक टाइम से होता आ रहा है, इससे पहले कि पैसा इन्वेंट हुआ था। जैसे लोग जो है गुड्स को एक्सचेंज करते थे, जैसे फूड, टूल या क्लॉथिंग इन एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विस। फिर दोस्तों सुमेरियंस ने एक जो कि मेसोपोटामिया में रहते थे 4000 साल पहले, उन्होंने अकाउंटिंग मेथड डेवलप किया था जिसमें क्ले टोकन और टैबलेट्स को यूज़ किया जाता था ताकि वो ट्रेडेड कमोडिटी का ट्रैक रख सकें, जैसा कि ग्रेन या लाइव स्टॉक, ठीक है। तो ग्रेन या लाइव स्टॉक का रिकॉर्ड रखने के लिए सुमेरियंस यूज़ करते थे जो कि मेसोपोटामिया में थे। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि 600 BC में फिलोसफर का नाम था थेल्स ऑफ माइलेटस, इन्होंने पहला रिकॉर्डेड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन को डेवलप किया था। वो ऑलिव ऑयल को यूज़ करते थे अंडरलाइंग कमोडिटी के रूप में, ऑलिव ऑयल वाज यूज अंडरलाइंग कमोडिटी, और कॉल ऑप्शन को नेगोशिएट करते थे ऑलिव ऑयल के प्रेसेस पे, क्योंकि उनको राइट देता था कि वो प्रेसेस को खरीद सकें एक सर्टेन प्राइस पे फ्यूचर डेट में। तो थेल्स जो थे वो बिलोंग करते थे, वो बेट करते थे कि ऑलिव हार्वेस्ट अच्छा होगा जो कि इंक्रीज़ करेगा डिमांड फॉर ऑलिव ऑयल, इस कारण से प्रेसेस का प्राइस बढ़ेगा। तो ये एक एग्जांपल है दोस्तों कैसे डेरिवेटिव को स्पेकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों। फिर 1515 ईस्वी में देखिए एंटवर्प के बारे में बताया जा रहा है। एंटवर्प एक बेल्जियम का सिटी है जो कि ओपन किया अपना बॉर्ड्स क्या होता है, एक बिल्डिंग होता है जहाँ पे ट्रेडर जो है मीट कर सके और बिजनेस कर सके। उस समय में क्या होता था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक मेन वे था ट्रेडिंग कमोडिटीज़ का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में। मैं आपको समझा दूँ दोस्तों फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। देखिए जो बायर है और जो सेलर है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि वो बाय करेगा या सेल करेगा एक स्पेसिफिक कमोडिटी को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, पहले से प्राइस डिटरमाइन किया जाता है, उस पर बाय करेगा या सेल करेगा कमोडिटी को, ठीक है। और फ्यूचर में तो जैसे मान लीजिए फार्मर जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकता है कि वो बायर को फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता है ताकि वो क्रॉप बेच सके फिक्स प्राइस पे 6 मंथ के समय में, 6 महीना में वो क्रॉप को बेच सके किसी बायर को। दोस्तों फिर बता रहा है जापान के केस में, फ्यूडल जापान में दोस्तों 17वीं सेंचुरी के आसपास डिजोमा राइस एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ जो कि कंसिडर किया गया फर्स्ट मॉडर्न फ्यूचर मार्केट। ये एक्सचेंज अलाउ करता था फार्मर और मर्चेंट को कि वो राइस के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सकें। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ही सिमिलर होता है लेकिन स्टैंडर्डाइज होता है और स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडेड होता है। ये बायर और सेलर को
अलाउ करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड कर सके अलग अलग एक्सपायरेशन डेट का और कॉन्ट्रैक्ट साइज का, और इसके प्राइस मार्केट डिसाइड करती है। 1848 में दोस्तों चिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी CBOT को इस्टेब्लिश किया गया, जो कि ओल्डेस्ट और लॉन्गेस्ट फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंज है वर्ल्ड का। ये एक्सचेंज दोस्तों इनिशियली क्रिएट किया गया था एग्रीकल्चर कमोडिटी को ट्रेड करने के लिए, जैसा कि कॉर्न, व्हीट और सोयाबीन। लेकिन दोस्तों बाद में इस एक्सचेंज ने अपने प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दिया, इसके अंदर दूसरे कमोडिटीज़ भी आ गए जैसे मेटल, एनर्जी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। आज CBOT जो है CME ग्रुप का पार्ट है, जो कि ग्लोबल मार्केट कंपनी है, जो कि ऑपरेट करती है बहुत सारे डेरिवेटिव एक्सचेंज को। दोस्तों डेरिवेटिव मार्केट भारत में है लंबे समय के लिए। बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन, इन्होंने फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट किया था 1875 में। फ्यूचर ट्रेडिंग एक तरह का डेरिवेटिव ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे दो पार्टीज जो है मिलकर या तो खरीदते हैं या बेचते हैं किसी एसेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस पे और फ्यूचर में, ठीक है। तो जैसे मैं आपको फ्यूचर ट्रेडिंग का मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए अभी हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं डेरिवेटिव भारत में कैसे आया। दोस्तों जैसे फ्यूचर, इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, एक कॉटन फार्मर है, वो क्या कर सकता है, वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता है किसी बायर को कि वो अपने कॉटन को बेचेगा फिक्स प्राइस पे फ्यूचर डेट में, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में। दोस्तों रिसेंट ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज किए हैं ताकि मार्केट बेस्ड प्राइसिंग को इंकरेज किया जा सके और जो सस्पिशियन है अराउंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग इसको रिड्यूस किया जा सके। तो मार्केट बेस्ड प्राइसिंग का मतलब ये हुआ कि जो कमोडिटी का प्राइस है ना, या एसेट का जो प्राइस है, वो सप्लाई और डिमांड से डिटरमाइन किया जाएगा मार्केट में। गवर्नमेंट रेगुलेटर नहीं डिटरमाइन करती है, कौन डिमांड करेगा, सप्लाई और डिमांड डिटरमाइन करेगा। सस्पिशियस अराउंड डेरिवेटिव कब अराइज होता है, मान लीजिए कि मार्केट मैनिपुलेशन का कोई कंसर्न है, इनसाइडर ट्रेडिंग है या कोई अदर फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस है, तो उस केस में दोस्तों सस्पिशियन आता है अराउंड डेरिवेटिव। दोस्तों डेरिवेटिव ट्रेडिंग बिगिन हुआ था भारत में जून 2000 में, जब सेबी ग्रांट किया अपना पहला अप्रूवल, फाइनल अप्रूवल मई 2001 में। ये अप्रूवल बेस्ड था रिकमेंडेशन ऑफ LC गुप्ता कमेटी, जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया था ताकि इशू कर सके डेरिवेटिव ट्रेडिंग के को स्टडी करने के लिए। ये जो अप्रूवल है ये अलाउ किया कि ट्रेडिंग ऑन डेरिवेटिव ऑन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो दोस्तों डेरिवेटिव ट्रेडिंग इन इंडिया, इसके अंदर फ्यूचर्स और ऑप्शन आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक पे, इंडिसेस पे और करेंसीज पे। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि सेबी जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, जो कि सिक्योरिटीज़ मार्केट को ओवरसी करती है, उसने अप्रूवल दिया इंडेक्स सिक्योरिटी में इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिंग का स्टॉक मार्केट इंडिसेस पे, जैसे कि S&P, CNX, निफ्टी, सेंसेक्स। तो इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि मार्केट पार्टिसिपेंट को अलाउ करता है कि वो पोजीशन ले सके फ्यूचर वैल्यू ऑफ स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी या सेंसेक्स। जैसे मान लीजिए कि एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, आप एक मार्केट पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो दोस्तों इससे ये हम लोग बात कर रहे हैं कि एक मार्केट पार्टिसिपेंट है, वो इंटर कर सकता है किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एग्री करेगा, बाई करेगा या सेल करेगा निफ्टी इंडेक्स को फ्यूचर डेट में एक स्पेसिफाइड प्राइस पे, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है दोस्तों। तो सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, याद रखिएगा दोस्तों। इनिशियल अप्रूवल दिया गया कि हाँ चलो इंडेक्स को ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। सेबी ने अलाउ किया कि इंडेक्स बेस्ड ऑप्शन पे भी ट्रेडिंग किया जा सकता है और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ पे। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो कि होल्डर को एक राइट देता है कि वो हर राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता है। एक राइट देगा, हक देगा, लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है, कि वो किसी अंडरलाइंग एसेट को सेल करे या बाई करे स्पेसिफाइड टाइम में और प्राइस पे। इसको मैं आगे अच्छे से समझाऊंगा दोस्तों, ऑप्शन को हमें पढ़ना है। अभी आप ये समझ लीजिए कि एक राइट देता है लेकिन कोई ऑब्लिगेशन नहीं देता है, ठीक है। ये इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है स्टॉक मार्केट इंडेक्स पे, जैसा कि निफ्टी हो सकता है, वो होल्डर को अलाउ करेगा कि वो बाई करे या सेल करे निफ्टी को स्पेसिफाइड प्राइस पे और टाइम पे। दोस्तों बताया जा रहा है कि जून 2001 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ऑप्शन का ट्रेडिंग शुरुआत किया सेंसेक्स इंडेक्स पे, जहाँ पे लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी पे उसके अगले महीना शुरू हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मार्केट पार्टिसिपेंट अपना पोजीशन ले सकते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल स्टॉक और इंडिसेस। दोस्तों नवंबर 2001 में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडिविजुअल स्टॉक लॉन्च हुआ। देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कब लॉन्च हुआ था, जून 2001 में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कब लॉन्च हुआ, नवंबर 2001 में। जिससे मार्केट पार्टिसिपेंट जो है पोजीशन ले सकते हैं किसी स्पेसिफाइड स्टॉक के फ्यूचर वैल्यू का। ये फर्दर एक्सपेंड किया दोस्तों डेरिवेटिव प्रोडक्ट के रेंज को, जो कि अवेलेबल है इंडिया में, जिसमें मार्केट पार्टिसिपेंट जो है हेज कर सके रिस्क को और स्पेकुलेट कर सके फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल सिक्योरिटी। अब दोस्तों अंडरलाइंग एसेट में देखिए, ये यहाँ पे देखिए साइज ऑफ डेरिवेटिव मार्केट बताया जा रहा है। आज के समय में जो आउटस्टैंडिंग 31 जून का डेटा है, तो फ्यूचर का देखिए USD बिलियन में है, 34,003 बिलियन आज के डेट में। देखिए ये डेरिवेटिव एक्सचेंज रेट, देखिए एक्सचेंज रेट में क्या आता है, फ्यूचर ऑप्शन आता है, OTC में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज और इंटरेस्ट रेट आता है। ये हमारा ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट है। और इंडियन डेरिवेटिव मार्केट देखिए लाख में दिया हुआ है। इक्विटी में दोस्तों देखिए 1,65,76,456 लाख है, ठीक है। फॉरेन करेंसी दोस्तों 46,42,939 है और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 2,133 लाख है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट और इंडियन डेरिवेटिव मार्केट का स्टैटिस्टिक्स बताया जा रहा है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों बताया जा रहा है, लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट। तो अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है कि एज डेरिवेटिव अपने वैल्यू डिराइव करते हैं अंडरलाइंग एसेट से, जो कि कमोडिटीज़ हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। कमोडिटीज़ में दोस्तों ग्रेन हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं दोस्तों, इट कैन इंक्लूड द कमोडिटीज़ लाइक ग्रेन, एंड इट कैन इंक्लूड्स गोल्ड, सिल्वर, पल्सेज, प्रीसियस मेटल हो सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल रिसोर्स हो सकते हैं जैसे ऑयल, गैस, या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स ऑफ करेंसी हो सकते हैं। दोस्तों अब देखिए कमोडिटीज़ का एग्जांपल यहाँ डिटेल में बताया जा रहा है। कमोडिटीज़ में क्या क्या हो सकते हैं आपके अंडरलाइंग एसेट में, जैसे वीट, कॉफ़ी, बीन्स, लेंटिल्स, डेरिवेटिव जो कि इन सभी कमोडिटीज़ पे बेस्ड होंगे। प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को बोलेंगे कि तुम प्राइस लॉक कर दो, और रिस्क जो प्राइस फ्लक्चुएशन से रहेगा उसको रिड्यूस करेंगे। प्रीसियस मेटल में दोस्तों गोल्ड, सिल्वर हो सकते हैं, तो ये डेरिवेटिव अलाउ करेंगे इन्वेस्टर को कि वो फ्लक्चुएशन, जो प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है इन सभी प्रीसियस मेटल का, उससे आप बचा सकें इन्वेस्टर को और स्पेकुलेट कर सके प्राइस मूवमेंट को। चलिए नेचुरल रिसोर्स में क्या हो सकते हैं, जैसे ये रिसोर्स जो कि हम अर्थ से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि एनर्जी, फ्यूल, अदर पर्पस, जैसे ऑयल, गैस। तो डेरिवेटिव जो नेचुरल रिसोर्स पे होते हैं वो प्रोड्यूसर या कंज्यूमर को प्राइस रिस्क एसोसिएटेड से बचा सकते हैं, जो इन सभी रिसोर्स से होगा। दोस्तों फिर डेरिवेटिव जो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे होते हैं, वो कंपनी जो कि बिजनेस करती है इंटरनेशनली, वो करेंसी रिस्क को मैनेज कर सकती है अपने ऑपरेशन के साथ। दोस्तों बॉन्ड एक डेब्ट सिक्योरिटी होता है जो कि गवर्नमेंट पे करती है अपने, या गवर्नमेंट पे करती है, या जो कि गवर्नमेंट इशू करती है या कॉर्पोरेशन इशू करती है। तो ये बॉन्ड है ना, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको कूपन कहते हैं, और इसको खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, जैसे कि स्टॉक को खरीदा जाता है। तो डेरिवेटिव जो बॉन्ड पे बेस्ड होता है वो इन्वेस्टर को हेल्प करता है कि जो इंटरेस्ट रेट चेंज जो है उसको उसके अगेंस्ट हेज कर सके ये, और आप चेंज इन बॉन्ड प्राइस पे स्पेकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस स्टॉक इंडिसेस। दोस्तों स्टॉक इंडिसेस एक मेज़र होता है कि कैसे पार्टिकुलर स्टॉक या सेक्शन ऑफ मार्केट परफॉर्म कर रहा है। सो स्टॉक इंडिसेस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे आपको कि ये स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन होता है कि एक सेलेक्टेड स्टॉक का प्राइस क्या होगा और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भारत में दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, ये पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है जिसको यूज़ किया जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। दोस्तों शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ क्या होता है, बेसिकली ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 साल से कम समय में मैच्योर हो जाता है। तो ट्रेजरी बिल एक तरह का मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ है जो कि सरकार इशू करती है। इसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है क्योंकि दोस्तों ये सरकार के द्वारा बैक किया जाता है, इसके पास लो रिस्क होता है डिफ़ॉल्ट होने का। दोस्तों ओटीसी क्या होता है, ओटीसी मनी मार्केट प्रोडक्ट का मतलब ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि लोन या डिपॉजिट जो कि ट्रेड किया जाता है 2 पार्टीज़ के बीच में। तो ओटीसी यानी कि क्या होता है दोस्तों, ओवर द काउंटर। तो ओवर द काउंटर मनी मार्केट प्रोडक्ट्स का मतलब दोस्तों क्या हुआ, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आपका लोन हो गया या डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है। तो ये लोन या डिपॉजिट जो जिसको ट्रेड किया जा रहा है विच इज ट्रेड बिटवीन 2 पार्टीज़, which are traded between 2 parties which 2 parties outside of फॉर्मल एक्सचेंज। तो ये ट्रांजैक्शन यूजुअली कैरी किया जाता है बैंक के बीच में, कंपनीज़ में या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन चाहिए तो अप्रोच करेगी कि बैंक को कि वो लोन के लिए अरेंज करे स्पेसिफिक टर्म के साथ। दोस्तों बताया जा रहा है कि एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट क्या होता है, ETC एक्सचेंज ट्रेड ओवर द काउंटर क्या होता है। तो डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑर्गेनाइज एक्सचेंज क्या होता है दोस्तों, एक सेंट्रलाइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे बायर और सेलर जो डेरिवेटिव के हैं वो एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन OTC मार्केट क्या होता है, एक बायलैटरल ट्रांजैक्शन होता है जो कि 2 पार्टीज़ के बीच में डायरेक्टली होता है। तो ये इनफॉर्मल है, लेकिन जो हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड होता है वो फॉर्मल होता है। तो हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव का स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें प्री एग्रीड सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं अंडरलाइंग एसेट के, पहले से ही एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, क्वालिटीज़ और डिलीवरी डेट सब कुछ फिक्स होता है। इससे क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइज और लिक्विड मार्केट क्रिएट होता है जहाँ पे ट्रेडर जो है आसानी से खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को बिना नेगोशिएट किए हर एक सिंगल आइटम को और कंडीशन को। दोस्तों मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, मार्केट मेकर कौन होते हैं, मार्केट मेकर ट्रेडर होते हैं जो कि लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं मार्केट को बाय कॉन्स्टेंटली बाइंग एंड सेलिंग द डेरिवेटिव। स्पेकुलेटर कौन होते हैं, जो कि मार्केट के डायरेक्शन पे बेट करते हैं और वो चाहते हैं कि प्रॉफिट हो जाए प्राइस के मूवमेंट से। दोस्तों क्लियरिंग और सेटलमेंट ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट ये किया जाता है क्लियरिंग हाउस के माध्यम से, जो कि मिडिल मैन के रूप में काम करता है बायर और सेलर के बीच में। तो ये इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट का इंटीग्रिटी मेंटेन हो। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है क्लियरिंग हाउस सेट करती है ताकि इंश्योर कर सके कि दोनों पार्टीज़ के पास सफिशिएंट फंड हो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को ऑनर करने के लिए। क्लियरिंग हाउस दोस्तों क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और काउंटर पार्टी रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होते हैं उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज के माध्यम से किए जाते हैं, जहाँ पे बायर और सेलर जो है ये एक दूसरे के ऑफर या प्राइस को देख सकता है। एक्सचेंज जो है मीडिएटर के रूप में काम करता है। ये ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, डिस्क्लोज किए जाते हैं रेगुलेटरी बॉडी को। जैसे मान लीजिए कि आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना चाह रहे हैं गोल्ड का,
कमोडिटी एक्सचेंज में। तो आप प्राइस को देख सकते हैं, दूसरे बायर के ऑफ़र को देख सकते हैं, सेलर के ऑफ़र को देख सकते हैं एक्सचेंज पे। दोस्तों फिर बताया जा रहा है आपको कि जो OTC मार्केट होता है जिसमें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है डायरेक्टली ट्रेड किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में बिना सेंट्रलाइज एक्सचेंज का। तो टर्म्स एंड कंडीशन होता है OTC कॉन्ट्रैक्ट का, वो एग्री किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में और उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है ताकि स्पेसिफिक नीड को मीट किया जा सके। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है इससे क्या होता है OTC डेरिवेटिव अट्रैक्टिव होता है इन्वेस्टर के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप इंटर करना चाह रहे हैं किसी कस्टमाइज स्वैप एग्रीमेंट में बैंक के साथ, तो जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होगा वो डायरेक्टली आपके और बैंक के बीच में नेगोशिएशन होगा। ठीक है, ये OTC इसीलिए फेवरेबल होता है, इसमें ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन होता नहीं है। लेकिन आप जब एक्सचेंज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, OTC डेरिवेटिव स्टैंडर्डाइज नहीं होता है और उसको कस्टमाइज़ किया जा सकता है, इसलिए दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ OTC डेरिवेटिव का कॉम्प्लिकेटेड होता है। रिस्क को मैनेज करना OTC डेरिवेटिव का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि रेडी मार्केट हो नहीं सकता है OTC कॉन्ट्रैक्ट का, और जो पार्टीज़ रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट का उनके पास अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स का, इस कारण से कभी कभी डिस्प्यूट होता है। दोस्तों आगे बताया जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि जो कस्टमाइजेशन है, क्योंकि OTC डेरिवेटिव स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, कस्टमाइज़ किया जा सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोई रेडी मार्केट नहीं होता है OTC कॉन्ट्रैक्ट का, और जो पार्टीज़ होते हैं उनका अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहता है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म का, जिसका वजह डिस्प्यूट होता है। दोस्तों OTC मार्केट जो ट्रेडिशनली लेस रेगुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू एक्सचेंज ट्रेड मार्केट, लेकिन दोस्तों 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद रेगुलेटर्स ने अपने ओवरसाइट इंक्रीज़ कर दिए हैं OTC डेरिवेटिव मार्केट में ताकि सिस्टमिक रिस्क को रिड्यूस किया जा सके। जैसे US में जो हमारे डॉड फ्रैंक एक्ट है, ठीक है, उसने दोस्तों क्या किया कि इनेक्ट किया गया ताकि जो सेंट्रल क्लियरिंग है सेंट्रल सर्टेन OTC डेरिवेटिव का उसको कम किया जा सके। दोस्तों आप पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला पार्टिसिपेंट है हेजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेजर। तो हेजर कौन होता है? हेजर एक पार्टिसिपेंट होता है डेरिवेटिव मार्केट में जो कि फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करता है ताकि रिस्क को कम कर सके या पूरा का पूरा हटा सके जो कि एसेट प्राइस के चेन से एसोसिएटेड है। जैसे मान लीजिए कि एक वीट फार्मर है, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ कर सकता है ताकि वो क्या करेगा, प्राइस को लॉक कर देगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से वो वीट प्रोड्यूसर क्या करेगा दोस्तों, प्राइस को लॉक कर देगा, राइट। सो ही कैन यूज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू लॉक द प्राइस फॉर हिज क्रॉप, इससे पहले कि वो हार्वेस्ट करे। इससे क्या होगा कि जो रिस्क होता है दोस्तों कि वीट प्राइस को फॉल करने का, उससे वो बचा सकता है, राइट, उससे वो बच सकता है। फिर दोस्तों नेक्स्ट बताया जा रहा है स्पेकुलेटर्स के बारे में। स्पेकुलेटर्स कौन होते हैं? स्पेकुलेटर्स जो होते हैं दोस्तों वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं डेरिवेटिव मार्केट में जो कि फ्यूचर मूवमेंट इन द प्राइस ऑफ एन एसेट पे बेटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेडर है, वो सोचता है क्या कि वो सोचता है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो बढ़ेगा, तो वो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदेगा ताकि प्राइस के बढ़ने से बेनिफिट ले सके। लेकिन दोस्तों स्पेकुलेटर पैसा लूज भी कर सकते हैं यदि एसेट का प्राइस जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हेजर कौन होता है? हेजर वो होता है जो कि फ्यूचर या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करता है रिस्क को एलिमिनेट करने के लिए या कम करने के लिए, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेटर कौन होता है? जो बेट करता है। आर्बिट्रेजर कौन होता है दोस्तों? आर्बिट्रेजर एडवांटेज लेता है, ठीक है। तो वो क्या करता है दोस्तों, जो डिस्क्रिपेंसीज है प्राइस ऑफ द सेम और कंपीटिंग एसेट इन डिफरेंट मार्केट। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड का प्राइस जो है लंदन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क, तो आर्बिट्रेजर क्या करेगा, न्यूयॉर्क में गोल्ड खरीदेगा और लंदन मार्केट में बेच देगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो आर्बिट्रेजर हेल्प करता है इंश्योर करने के लिए कि सेम एसेट का जो प्राइस है अलग मार्केट में वो एक लाइन रहे एक दूसरे से, समझे। अब दोस्तों ये बताया जा रहा है फंक्शन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। तो जब भी लोग डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो वो एसेंशियली क्या कर रहे हैं दोस्तों, बेटिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट, जैसे कि स्टॉक या कमोडिटी। तो दोस्तों ये जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है ये यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या मार्केट पार्टिसिपेंट सोचते हैं कि एसेट के प्राइस क्या होना चाहिए फ्यूचर में। इस इन्फॉर्मेशन से आप प्राइस सेट कर सकते हैं अंडरलाइंग एसेट मार्केट में। इसे हम लोग कहते हैं प्राइस डिस्कवरी। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो हम लोग इंपॉर्टेंस देख रहे हैं डेरिवेटिव का, इसे ही कहा जाता है दोस्तों प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का खरीदें, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि गोल्ड का जो प्राइस है फ्यूचर में बढ़ने वाला है। यदि सभी लोग गोल्ड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, मतलब कि गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला है, तो इसी ये इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो जाता है मार्केट प्राइस ऑफ द गोल्ड में। दोस्तों फिर बताया जा रहा है दूसरा डेरिवेटिव का फंक्शन है कि डेरिवेटिव मार्केट में दोस्तों हेजर होते हैं जो कि अपने रिस्क एक्सपोजर को कम करना चाहते हैं थ्रू द प्राइस मूवमेंट। तो कुछ स्पेकुलेटर्स भी होते हैं जो कि रिस्क लेना चाहते हैं फॉर पोटेंशियली हाई रिटर्न। तो दोस्तों डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करके हेजर अपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं स्पेकुलेटर को जिनके पास हायर एपिटाइट है रिस्क का। इससे हेजर क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट द पोटेंशियल लॉस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है दोस्तों। डेरिवेटिव एक तरीका प्रोवाइड करता है कि आप रिस्क को हेज कर सकें अगेंस्ट द रिस्क ऑफ प्राइस मूवमेंट इन द अंडरलाइंग एसेट। जैसे मान लीजिए कि यदि कोई इन्वेस्टर है, उसने एक पोर्टफोलियो खरीदा स्टॉक का और वो वरीड है कि मार्केट में डाउन टर्न होगा,
ठीक है। तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, वो जो है ऑप्शन बाय ऑप्शन खरीद लेगा स्टॉक इंडेक्स पे, ताकि अपने पोर्टफोलियो को बचा सके। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड होते हैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने के लिए, वो कम होते हैं एज कम्पेयर टू दोज इन द अंडरलाइंग एसेट मार्केट। ऐसा इसलिए दोस्तों कि डेरिवेटिव का इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड किया जाता है और कोई फिजिकल डिलीवरी की जरूरत होती नहीं है, जैसा कि अंडरलाइंग एसेट है। इस कारण से इन्वेस्टर अपने पैसे को बचा सकते हैं, जो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा, और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग को भी रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है। ये सब दोस्तों इंपॉर्टेंस है हमारे डेरिवेटिव के। आप दोस्तों डेरिवेटिव का टाइप देख सकते हैं, एक होता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव, होता है कमोडिटी डेरिवेटिव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव में दोस्तों एक्सचेंज ट्रेडेड होता है फ्यूचर ऑप्शन, और फ्यूचर में करेंसी आता है। कमोडिटी डेरिवेटिव में देखिए, कमोडिटी डेरिवेटिव अलग हो गया। फाइनेंशियल डेरिवेटिव का दो पार्ट है, एक्सचेंज ट्रेडेड के अंदर फ्यूचर ऑप्शन आएगा, ओवर द काउंटर में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर स्वैप और एक्जॉटिक्स आएगा। अब हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना है। फिर दोस्तों डेरिवेटिव का एक और एडवांटेज समझ लीजिए। अब हम लोग सबसे पहले फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, जो कि दो पार्टीज़ के बीच में होता है, ठीक है। जब वो एग्री करते हैं कि वो किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदेंगे या बेचेंगे, जैसे कि कमोडिटी, करेंसी, सिक्योरिटी, किसी स्पेसिफिक प्राइस पे किसी प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट में, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है कि फ्यूचर प्राइस के मूवमेंट के अगेंस्ट आप हेज कर सकें। जैसे मान लीजिए कि फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है, आपका फॉरेन करेंसी है, और जो पार्टीज़ हैं वो एग्री करेंगे कि वो एक करेंसी को एक्सचेंज करेंगे दूसरे करेंसी के लिए फ्यूचर डेट में। जैसे मान लीजिए कि कोई इंडियन एक्सपोर्टर है, उसे $10,000 पे करना है किसी सप्लायर को यूनाइटेड स्टेट का अगले 3 महीने में, लेकिन दोस्तों इंपोर्टर कंसर्न है कि जो एक्सचेंज रेट है US डॉलर और इंडियन रुपीज़ में वो फ्लक्चुएट करेगा उस समय में, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पे कर सकता है एंटिसिपेटेड से। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंपोर्टर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर गया बैंक के साथ या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, ठीक है। उसने एग्री किया कि वो INR को एक्सचेंज करेगा USD के लिए एक एग्रीड रेट पे तीसरा महीना पे। तो ये जो फॉरवर्ड रेट होगा ना, वो डिटरमाइन किया जाएगा करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट पे, और इंटरेस्ट जो रेट प्रिवेल कर रहा है हर एक कंट्री से, दोनों कंट्रीज में, ठीक है। इस बेसिस पे क्या डिसाइड किया जाएगा, फॉरवर्ड रेट, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा 3 महीने बाद। जैसे मान लीजिए कि करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट है इंडियन रुपीज़ का, वो है 1 USD बराबर 1 US डॉलर बराबर 75 रुपीज़। तो और इंटरेस्ट रेट इंडिया में 4% है, US में 2% है। तो बैंक जो है ऑफर कर सकती है एक फॉरवर्ड रेट 1 USD बराबर INR 74 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इंपोर्टर जो है $10,000 को 7,40,000 में खरीद सकेगा 3 महीने बाद, चाहे कुछ भी स्पॉट एक्सचेंज रेट रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खरीदेगा फिक्स प्राइस पे, जो कि 7,40,000 होगा, क्योंकि बैंक और उस इंपोर्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमारा जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसका रेट रहेगा, वो रेट रहेगा 1 US डॉलर बराबर 74 रुपीज़। और चूँकि 10,000 का ट्रांजेक्शन है, $10,000 का ट्रांजेक्शन है, तो वो 10,000 बैंक से 10,000 US डॉलर को कितने में ले सकेगा, तो खरीद सकेगा 7,40,000 रुपया बैंक को देगा, और बदले में उसे कितना मिलेगा, $10,000 मिलेगा। चाहे मार्केट में कोई भी रेट रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आप? चलिए, तो ये बताया जा रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बताया जा रहा है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों, कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट जो है नेगोशिएटेड होता है बायर और सेलर के, इसलिए OTC है, ये OTC है दोस्तों, ये सब है। और एक्सचेंज ट्रेड का 2 ही एग्जाम्पल है, फीचर्स और ऑप्शन। दोस्तों बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को टेलर किया जा सकता है स्पेसिफिक नीड ऑफ द बायर एंड सेलर। जैसे मान लीजिए कि वो एग्री कर सकते हैं प्राइस पे, क्वांटिटी पे, सेटलमेंट डेट पे, सब कुछ पे एग्री कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट पहली बार नेगोशिएट होगा, तो कोई पैसा का एक्सचेंज नहीं होगा बायर और सेलर में। जो सेटलमेंट होगा दोस्तों, वो कॉन्ट्रैक्ट के मैच्योरिटी पे टेक प्लेस करेगा, जो कि एग्रीड फ्यूचर डेट होता है। तो दोस्तों जब भी कॉन्ट्रैक्ट पहली बार नेगोशिएट होगा, तो कोई मनी का एक्सचेंज नहीं होता है बायर और सेलर में, सेटलमेंट जो है मैच्योरिटी डेट पे होता है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों कि जो भी पार्टीज़ है, दोनों पार्टीज़ को कुछ ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। बोथ द पार्टीज हैव टू फुलफिल सम ऑब्लिगेशन, राइट, जो कि लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे सेलर को अंडरलाइंग एसेट बेचना है एग्रीड प्राइस पे, बायर को अंडरलाइंग एसेट खरीदना है एग्रीड प्राइस पे। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भारत में जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, इन इंडिया द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव अ जेन्यून अंडरलाइंग इन द फॉर्म ऑफ फर्म ऑर्डर, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्री बिल। मतलब दोस्तों ये हुआ कि भारत में जो जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसके पास एक जेन्यून रीज़न होगा उसकी एग्जिस्टेंस का। जो अंडरलाइंग एसेट हो सकता है, उसके पास एक फर्म ऑर्डर होगा, लेटर ऑफ क्रेडिट होगा, डॉक्यूमेंट्री बिल होगा, या ऐसा दूसरा डॉक्यूमेंट होगा जो कि प्रूव करेगा कि ट्रांजैक्शन जेन्यून है। फिर बताया जा रहा है दोस्तों, यदि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को बुक किया गया जेन्यून अंडरलाइंग के साथ, तो दोस्तों उसको फ्रीली कैंसिल भी किया जा सकता है, रिबुक भी किया जा सकता है, और जो भी एक्सचेंज गेन रहेगा वो कस्टमर को पास किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अंडरलाइंग एसेट सस्ता हो गया स्टेट सेटलमेंट डेट से पहले, तो बायर कैंसिल कर सकती हैं या कॉन्ट्रैक्ट को रिबुक कर सकती हैं लोअर प्राइस में। तो दोस्तों करता हूँ
इस मॉक टेस्ट प्लान में आपको देखिए क्या मिलता है, यू विल गेट अ प्रॉपरली डिज़ाइन मॉक टेस्ट। जैसे कि हमने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि यदि आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले 3 महीने में आसानी से सिलेबस कंप्लीट करेंगे और आपको 10 दिन बचेगा फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कंप्लीट रिवीजन के लिए। एज यू कैन सी वी आर स्टार्टिंग दिस मॉक टेस्ट फ्रॉम 26th एंड इट ओनली कॉस्ट यू ₹150 पर सब्जेक्ट। सो यू कैन सी इन ऑन 26 वी विल कंडक्ट यूनिट 1, 2, 3 एंड 4। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं डिटेल स्केड्यूल है। आप ये तो आपको यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है, इसके अलावा आपको डेली भी क्विजेज मिलेंगे, डेली क्विजेज प्रत्येक दिन मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ये हमारे INFIS मॉक टेस्ट का प्लान है। सिमिलरली यू विल गेट मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट विच विल बी कंप्लीटेड, विच विल बी कंडक्टेड वंस द मॉड्यूल इज कंप्लीट। जैसे कोई मॉड्यूल कंप्लीट होगा तो मॉड्यूल वाइज मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एंड फाइनली वी हैव फुल लेंथ मॉक टेस्ट एट द एंड दैट विल हेल्प you to recapitulate all the key points related to the entire syllabus, right? So this is the mock test plan. If so it covers only the mock test which includes case studies, MCQs। आपको पता होगा कि हमारा ऐप है JIVN CIV मेड सिंपल, जिस पे आपको इस प्रकार के मॉक टेस्ट और क्विजेस करवाए जाते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आपको हमारे PDF और वीडियोस का भी रिक्वायरमेंट है तो फ्रेंड्स हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लॉन्च किया है जिसको हम लोग मेंटरशिप प्लान बोलते हैं। मेंटरशिप प्लान में आपको मॉक टेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको PDF प्लस वीडियोज़ प्लस कैप्सूल कंटेंट। कैप्सूल कंटेंट क्या होता है, जो आपको हेल्प करता है एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले, जो स्पेसिफिकली हमारा प्रिपेयर होता है, मैं प्रिपेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स वो ये तीनों चीज़ आपको मिलता है और प्लस मॉक टेस्ट मिलता है। और इस मेंटरशिप प्रोग्राम का कॉस्ट है ₹400 पर सब्जेक्ट, राइट? सो if you opt for only mock test it will cost you ₹150, while for all this material it will cost you ₹400। मैं आपको बता दूं कि हम ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको आप इसको वेब पे भी अवेलेबल होता है, ऐप पे भी अवेलेबल होता है, आप इसको किसी भी समय पे दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आपको किस प्रकार से आपको कैसे हेल्प करेगा ये, हाउ इट विल हेल्प यू? सो इट विल हेल्प यू चेक योर कमांड ऑफ ओवर द इंटायर सब्जेक्ट। मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट का मॉक दिया, आपको देखना है कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग, राइट? इफ़ यू आर स्कोरिंग एबव 60% देन इट मीन्स यू हैव अ कमांड ओवर दैट सब्जेक्ट। आपको 60% लाना है। यदि नहीं आया तो क्या करेंगे, तो आप फिर से मॉक देंगे, राइट? आप पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे फिर से मॉक देंगे, बिकॉज यू कैन रीअटेम्प्ट द मॉक। दिस इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ दिस पार्टिकुलर मॉक। और इस प्रकार से आपको क्या होगा, कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग होगा, आपको चैप्टर पे कमांड आएगा और निश्चित रूप से आप JIV को आसानी से क्रैक कर पाएंगे। एंड यू नो वी अपडेट द मॉक टेस्ट डेली ऑन डेली बेसिस, राइट? वी अपडेट एज पर द करंट पैटर्न। दिस इज द स्पेशल बेनिफिट ऑफ INFIS मॉक टेस्ट। सिमिलरली वी हैव मॉक टेस्ट अवेलेबल फॉर PPB ऑल्सो। सो मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट? आप किसी भी स्टडी मटेरियल से पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें या किसी और के स्टडी मटेरियल से पढ़ें, बट मॉक टेस्ट प्लान प्लेज अ क्रूशियल रोल। लाइक आई विल टेल यू फॉर एग्जांपल, इन द लास्ट एग्जामिनेशन, जो हमारा एग्जामिनेशन दिसंबर में कंडक्ट हुआ था, मैं आपको 50 लोगों ने यदि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसमें लगभग से 30% स्टूडेंट हैव ऑलरेडी गॉट 50+ मार्क्स। सो दिस शो द एफिशिएंसी, दिस शो हाउ मच इफेक्टिव दिस पार्टिकुलर मॉक टेस्ट प्लान इज। सिमिलरली फॉर PPB ऑल्सो आप देख सकते हैं, हम लोग 1 से लेकर 3 यूनिट कवर करेंगे, इसके मॉक टेस्ट को कवर करेंगे 26 तारीख को। नॉट ओनली आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन PDF बट ऑल्सो आई विल प्रोवाइड यू वीडियोस, सॉल्यूशन वीडियोस, राइट? आपको प्रत्येक क्वेश्चन का वीडियोस भी फॉर्मेट में मिलेगा, सॉल्यूशन वीडियोस के फॉर्मेट में मिलेगा, ताकि आपको कॉम्प्रिहेंड कर सकें हाउ टू गो अबाउट सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कैसे हम एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को अप्रोच करें। और यदि दोस्तों आपको डिटेल जानना है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर, नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यू कैन टेक द सैम्पल ऑल्सो, सैम्पल मॉक टेस्ट है हमारा, जिसको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आप पहले मॉक टेस्ट देखिए किस प्रकार का इंटरफेस आता है, कैसे वो रियल टाइम एग्जामिनेशन सिनेरियो को एकदम वो रियल जैसा लगेगा कि आप रियल एग्जाम में बैठे हुए हैं, राइट? दिस विल हेल्प यू बिल्ड अ सॉलिड टेम्परामेंट फॉर द एग्जामिनेशन, राइट? सो दिस इज द डिटेल स्केड्यूल फॉर PPB सिलेबस एंड फॉर AFM यू कैन ऑल्सो सी दिस इज द डिटेल स्केड्यूल। और फ्रेंड्स आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये तो मॉक टेस्ट प्लान है, इसके अलावा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसको हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम बोलते हैं। इसमें मैं आपको वीडियोस, लेक्चर, PDF, कैप्सूल कंटेंट, मॉक टेस्ट सब कुछ प्रोवाइड करता हूँ। तो यदि आपको इसी प्रकार की कोई भी डाउट हो JIV से रिलेटेड एनीथिंग, feel free to WhatsApp me on this particular number I am again writing on this screen, right? So this particular mock test plan will help you comprehend the entire syllabus in a meaningful manner. Similarly we can see we have for RBWM also, आपको मैं RBWM का भी शो करता हूँ।
तो ये हमारा मॉक टेस्ट प्लान है RBWM का। तो फ्रेंड्स सक्सेस के लिए क्या चाहिए आपको, पहले कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए। देखिए एक पार्टिकुलर तरीका होता है, यदि आपको JIV के एग्जामिनेशन में सक्सेस लाना है तो उसका एक ही मूल मंत्र है, पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी। कैसे कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, तो आप पहले वीडियोस देखेंगे, वीडियो से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो थ्योरेटिकल वीडियोस हो या न्यूमेरिकल वीडियोस हो, राइट। आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद सीधा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या आप MCQs PDF को देखेंगे। यू विल आइदर लुक फॉर मॉक टेस्ट और MCQ PDF। जैसे आपका ये कंप्लीट होगा तब आप थ्योरी PDF को यूज़ करेंगे रिवीजन के लिए, क्योंकि आप बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते हैं। सो थ्योरी PDF यू विल यूज फॉर रिवीजन। और सबसे लास्ट में आता है हमारा कैप्सूल कंटेंट। कैप्सूल कंटेंट आपको एग्जाम से एक महीने पहले आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज व्हाट वी डू इन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम, और ऑब्वियसली it has so far been successful attempt, right? So success ratio has been quite high. I will, if you want any testimonial, I will provide testimonial also. So this is the detailed schedule regarding the mock test of RBWM. So friends, lastly I want to tell you that prepare in a proper manner. You should have a proper study material. आपके पास proper study material होना चाहिए, आपके पास MCQ sufficient होने चाहिए, आपके पास previous year question होने चाहिए। आपको previous year question चाहिए तो दोस्तों हमारे पास पिछले 3 से 4 साल के previous year question अवेलेबल हैं। तो आप क्या कीजिए, हमारे JIV NCIV मेड सिंपल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भी देता हूँ JIV मेड सिंपल का, जिसमें डेली आपको फ्री क्विजेस कंडक्ट किए जाते हैं।